भारत के नक्शे पर एक नया राज्य आखिर कैसे बनता है। देखिए, ये सिर्फ लकीरें खींचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान, संस्कृति और लगभग 60 साल लंबे एक संघर्ष की कहानी है। 2 जून 2014 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इसी दिन तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना। ये एक लंबे और अक्सर बहुत ही उग्र आंदोलन का नतीजा था। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाता है। ये सिर्फ कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, जो कभी पूरी तरह से निभाया ही नहीं गया। जरा सोचिए, शुरुआत ही एक विवाद के साथ हुई। 1955 में एक आधिकारिक समिति कहती है कि हैदराबाद को अलग रहना चाहिए, लेकिन ठीक अगले ही साल तेलंगाना को आंध्र राज्य के साथ मिला दिया जाता है। ये एक ऐसा विलय था जो शुरू से ही बहुत तनाव भरा था। अच्छा, इस विलय को आसान बनाने के लिए एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तेलंगाना के हितों की रक्षा का वादा था। लेकिन बहुत जल्द तेलंगाना के लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें बजट में, नौकरियों में और यहां तक कि पानी के बंटवारे में भी नाइंसाफी महसूस होने लगी। और बस यही भावना दशकों तक चले संघर्ष की नींव बन गई। अन्याय की इसी भावना ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो दशकों तक चला। कभी धीमा पड़ा तो कभी तेज हुआ, लेकिन सच कहूं तो ये कभी खत्म नहीं हुआ। ये पूरा संघर्ष लहरों में आया। 1969 में पहला बड़ा आंदोलन हुआ, फिर 2001 में के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस बनाकर इस आग को एक बार फिर से हवा दी, और 2009 में उनका आमरण अनशन, वो तो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींच लिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकाई गई। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी। इस आंदोलन का दर्द इस एक लाइन में महसूस किया जा सकता है। अलग राज्य की मांग को लेकर सैकड़ों आत्महत्याओं, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के दावे किए गए हैं। आखिरकार दशकों के विरोध और बलिदान के बाद दिल्ली में सत्ता के गलियारों में हलचल शुरू हुई। यहां तक का रास्ता भी सीधा नहीं था। 2010 में बनी श्री कृष्णा समिति ने तो राज्य के बंटवारे के खिलाफ ही सलाह दी थी, लेकिन तेलंगाना की जनता का दबाव इतना जबरदस्त था कि आखिरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति को झुकना पड़ा, और फरवरी 2014 में संसद ने नए राज्य के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। बंटवारे का एक बहुत ही अहम हिस्सा था राजधानी का सवाल। तो समाधान के तौर पर हैदराबाद को एक दशक यानी 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया। ये इस पूरी प्रक्रिया की जटिलताओं को दिखाता है। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और गहरे हिस्से पर आते हैं। ये लड़ाई सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र की नहीं थी। देखिए, आम तौर पर भारत में राज्य भाषा के आधार पर बनते हैं, लेकिन तेलंगाना का मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ तेलुगु बोलने वाले ही तेलुगु बोलने वालों से अलग होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके त्योहार, उनकी परंपराएं, वो सब अलग थी। और ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक त्योहार पूरे के पूरे क्षेत्र की पहचान का प्रतीक बन सकता है। बथुकम्मा फूलों का ये अनोखा त्योहार तेलंगाना की आत्मा और उसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। और ये कितनी शानदार ढंग से इस क्षेत्र की मिलीजुली संस्कृति को दिखाता है। बथुकम्मा और बनालू के साथ साथ यहाँ रमजान और पीरला पांडुगा भी उतने ही जोश से मनाए जाते हैं। यही विविधता तो तेलंगाना की अनूठी साझा पहचान बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सांस्कृतिक मिश्रण राज्य की आज की पहचान में कैसे झलकता है। 2011 की जनगणना की ये आंकड़े उसी बहुलतावादी समाज की तस्वीर पेश करते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, जो इस राज्य के सांस्कृतिक ताने बाने को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हर नए राज्य की तरह तेलंगाना ने भी अपनी पहचान दिखाने के लिए अपने राज्य प्रतीकों को अपनाया। पाला पिट्टा पक्षी से लेकर तंगेड़ू फूल तक, ये सब मिलकर इस नए राज्य की एक नई कहानी कहते हैं। तेलंगाना की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सिर्फ भाषा नहीं बल्कि संस्कृति लोगों को परिभाषित करे, तो नक्शे पर लकीरें आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि पहचान की जड़ें राजनीति से कहीं ज्यादा गहरी हमारी संस्कृति और परंपराओं में होती हैं।